जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस के बारे में। आवेशों के अध्यारोपण का एक सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछला क्लास जो हमारा हुआ था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा था और थ्योरेटिकल पार्ट में हमने बात किया था कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में, है ना। तो पिछला जो अपना सेशन था कुछ इसी पर आधारित था और आज जो है हम लोग इस चार्ज वाले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं, आगे इस पर जानने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो पिछला जो आप पढ़े हो उसको थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा अपने, माने जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को अगर आप रिवाइंड करोगे, उस चीज़ को फिर से वापस याद करने का प्रयास करोगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कूलम्ब का जो नियम होता है, कूलम्ब का जो फोर्स का जो लॉ था, उस लॉ में आपको बताया ये गया था कि दो चार्ज है, दो चार्ज को अगर आप कुछ दूरी पर अलग रखते हो, कुछ दूरी से सेपरेट करते हो, तो ये दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स का फार्मूला होता है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फार्मूला था। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था। लेकिन अगर हम ये बोले आपको कि एक बार में हमारे पास जो एक चार्ज यहाँ पर कहीं पर पड़ा हुआ है, इस चार्ज के ऊपर में एक बार में कई चार्ज मिलकर के अगर फोर्स लगावेंगे, ठीक ना, मल्टीपल चार्ज आ जाए और ये सब मिलकर के इसके ऊपर में अगर बल लगाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि डायरेक्ट अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाए तो कूलम्ब्स लॉ एक बार में जब भी अप्लाई होता है तो दो चार्जों के बीच ही होता है। माने एक बार में आप सभी चार्ज के ऊपर में जो कूलम्ब्स लॉ लगेगा तो सबको, सबके लिए कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है। अभी हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं कि अगर एक बार में मल्टीपल चार्ज, एक बार में एक से अधिक चार्ज किसी एक चार्ज के ऊपर में बल लगाएंगे तो वो बल निकालने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक है, क्या फॉर्मूला है। और इसी टेक्निक को, इसी फॉर्मूला को या इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं आवेशों का अध्यारोपण, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग इसी मुद्दा पर बात करने वाले हैं आज। और हमारे उम्मीद से आप लोग ये कूलम्ब्स लॉ जो है वो पहले से जानते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये जो सुपरपोजिशन लॉ है ये है क्या। चलिए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास एक एक्सिस है, लेट अस सपोज यहाँ पर हमने एक एक्सिस बनाया है, ये एक्स है, ये अपना वाई रहेगा, और ओरिजिन के ऊपर में हम लोग एक चार्ज रख देते हैं क्यू, मान लेते हैं क्यू रख देते हैं या Q0, जो चाहो आप बोल सकते हो। और कई चार्ज जो है ना इस एक्सिस में एक्स वाई प्लेन के अंदर में रख देते हैं। जैसे मान लो Q1 चार्ज यहाँ पे रख दिए, एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, इसका नाम Q2 डाल दिए, एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, इसका नाम Q3 डाल दिए, और भी इस तरह से आप डाल सकते हो। और इन सभी चार्जों का ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जितने भी चार्ज हैं सभी चार्जों का ओरिजिन से इसका जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी होगा। पहला का मान लो R1 है, दूसरा का मान लो R2 है, तीसरा का मान लो R3 है। सब डायरेक्शन के साथ है तो इसके ऊपर में वेक्टर लगा दो, ये ओरिजिन है। अच्छा, अगर ये तीनों का तीनों चार्ज मिलकर के इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता यह है कि सबसे पहले आप जो कूलम्ब्स लॉ जानते थे वही कूलम्ब्स लॉ का सहारा लीजिए, जो कूलम्ब्स लॉ आप पढ़े हो, ठीक ना। वो जो दो चार्जों के बीच लगने वाला बल है, आप उन बलों को थोड़ा याद करो और उन्हीं बलों को यहां पर अप्लाई करके सुपरपोजिशन जो है तैयार किया जाएगा। तो कहता क्या है ये, इसका कहना यह है कि सभी बल के द्वारा जो इस पर बल लगेगा, फोर्स जो लगेगा, वो सभी फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट करो आप इंडिविजुअली। यानी कि Q1 चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, कूलम्ब्स लॉ लगा के इसका फोर्स का वैल्यू निकाल लो। Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा, इसके बीच का जो है फोर्स निकाल लो कूलम्ब फार्मूला लगा के। फिर Q3 चार्ज बल लगाएगा, इसके कारण निकाल लो। यानी तीनों के कारण अलग अलग कूलम्ब का फोर्स फार्मूला लगा करके फोर्स निकाल लो। और अंतिम में उन तमाम फोर्स को वेक्टर के नियम के अनुसार से जोड़ दो। वेक्टर्स लॉ जो होता है उसके अनुसार से तमाम फोर्सेस को जोड़ दो। तो जो नेट वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो हमारा ओरिजिन पर बैठा हुआ चार्ज है इस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू होगा। और इसी प्रक्रिया का नाम दिया जाता है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये जो आपको प्रक्रिया बताए ना कि कैसे हम नेट फोर्स निकालेंगे,
तो ये कुल बल निकालने का ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का अध्यारोपण। और वही बात देख लो, यहां पर हम लिख भी दिए हैं। ये पॉइंट जो है अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बलों का परिणामी यानी नेट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू प्रत्येक आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बात तो अभी बोले ना कि सबका जो है कूलम फोर्स फार्मूला से एक एक करके आप बल निकाल दो और वो सभी बल को वेक्टर के नियम के अनुसार से जोड़ दो। तो वेक्टर के नियम के अनुसार से जो आप जोड़ करके नेट वैल्यू लाओगे यानी रिजल्टेंट जो लाओगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का अध्यारोपण, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये बात समझ गए आप लोग। और वही चीजें जो है आप अलग अलग भाषा में देख लो, दोनों भाषा में एक ही बात लिखा हुआ है। यानी अगर हम कहे कि हमको नेट वैल्यू चाहिए, तो नेट वैल्यू जो कुल वैल्यू जो आएगा, वो कुल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला जो हमारे पास चार्ज है, जो Q1 चार्ज है, इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो F1 फोर्स निकाल दो। वेक्टर के नियम के अनुसार से जोड़ते चलो, दूसरा को भी इसके साथ जोड़ दो, तीसरा को भी इसके साथ जोड़ दो, और भी अगर चार्ज होगा तो वो तमाम बल को आप जोड़ दो। तो ये जो जोड़ने का ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का अध्यारोपण। ये बात समझ में आया? तो ये आवेशों का अध्यारोपण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कूलम्ब लॉ में जानते हैं। हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको जो है ना मैथमेटिकली ऑपरेट करते हैं। माने जो बात आप एक एक करके जो फॉर्मूला से निकालोगे, उन तमाम बातों को मैथमेटिकली शॉर्ट में हम लिखने का एक प्रयास कर रहे हैं। और आपसे यदि पूछेगा 2 नंबर में, बताइए आवेशों के अध्यारोपण से आप क्या समझते हैं, तो आपको केवल ये डेफिनेशन नहीं देना है, डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम बना करके जो बात अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसको भी आपको लिखना पड़ता है। देखो बोर्ड के एग्जाम में जो है ना, ये बात का खासा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको जो एक्सप्लेन करना होता है एक प्रॉपर तरीका से। ये नहीं कि आप जो है केवल परिभाषा लिख के निकल गए, हो गया आपका। माने इतना ज्यादा आलस नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एक बात बताओ, 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है? तो वो फॉर्मूला लगा दो। जैसे पहला के लिए अगर लगाएंगे तो हम लोग तो जानते हैं ना, इसका कूलम्ब का फोर्स फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज 1 इंटू चार्ज 2। तो चार्ज 1 इसको मान लो, चार्ज 2 इसको मान लो, या किसी को भी मान लो। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो इन दोनों के बीच अगर बल लगेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू Q1 और बट्टा R1 और इसके ऊपर में वेक्टर लगा दो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, और इसका मॉड लगा के होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो, और वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ लिखना हमने सिखाया है, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। तब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसी R1 जो वेक्टर है, इसी के अलोंग तो फोर्स लगेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, R1 इसके ऊपर में कैप लगा देंगे। ऐसे ही तो लिखने की परंपरा है, ऐसे हम लोग लिख देंगे, सिंपल। फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट का अगर फोर्स, नेक्स्ट फोर्स लिखोगे फिर भी आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सही है। और चार्ज के जगह पे आपको अब Q2 और Q लेना पड़ेगा। तो एक तो हमारा Q है, फिक्स है, एक Q2 हो जाएगा, बीच का दूरी हो जाएगा R2, और ये वेक्टर लगा के स्क्वायर कर दो। और फिर इसका भी डायरेक्शन जब लिखोगे तो आप यहां पर क्या करो, R2 कैप लगा दो, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। बल जो लगेगा ना इस लाइन पर न लगेगा, इसीलिए इस लाइन वाला जो यूनिट वेक्टर है वो R2 वहां पर कैप आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी अगर फोर्स है तो उसको भी आप ऐड कर दो, और भी फोर्स है आप ऐड कर दो, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 को दर्शा दो, उसके बाद प्लस लगा के डैश कर दो, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ध्यान दो, जो कुछ बात है उसमें से कुछ चीजें कॉमन हो जाएगा, और इसको सिग्मा वाला फॉर्म में लिख देंगे। इतना लिख दो, आपका काम खत्म, इतना ही लिखना है। ये शॉर्ट में लिख करके आपको दर्शाना होता है कि बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब क्या है। तो ये मैथमेटिक्स में आपको समझाना पड़ता है,
समझे? तो एक तो ऐसे लिख ही सकते हो, लेकिन इसको सिग्मा वाला फॉर्म में छोटा करके आप लिख दो। कैसे लिखोगे? देखो, पहली बात जो कॉमन होगा सब में कॉमन कर लो, तो चार्ज और बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, अंदर में अगर देखो तो बचेगा क्या? ऊपर में बचेगा Q1, नीचे बचेगा R1 और इसका होल स्क्वायर, और साथ में तुम्हारा यहां से एक और चीज बचेगा। क्या बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा R1 कैप। फिर आगे देखो तो यहाँ पे बचेगा Q2 और नीचे R2 वेक्टर का होल स्क्वायर, R2 कैप। फिर उसी तरह से आगे बढ़ जाओ, ऐसा ही बचेगा क्या? अब इसको अगर हम सिग्मा वाला फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेट फोर्स बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगा जिसमें चार्ज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कॉमन हुआ था, बाहर हो गया, सिग्मा लगा देते हैं। और सिग्मा लगाने से फायदा ये होता है कि आपको ये पूरा टर्म को एक बार यहां पे लिखना है, Q डिवाइड बाई R वेक्टर, यहाँ पे मॉडुलस, इसका होल स्क्वायर, और ये जो आपका आएगा आर कैप। केवल इसके नीचे आई लगा दो, यहां भी आई लगा दो, यहां भी आई लगा दो, और आई का वैल्यू जो होगा 1 से लेकर के n तक। मतलब इसका लिखने का फॉर्मेट में जो है, जब इसको आप एक्सप्लेन करते हो, तोड़ते हो, एक्सपेंड करते हो, एक्सप्लेन कहते हैं, एक्सपेंड करते हो, तोड़ते हो, तो क्या करते हैं, एक बार आई का वैल्यू 1 लेंगे, सब जगह पे 1 बैठाएंगे, ये टर्म आएगा, फिर प्लस का साइन, सिग्मा का मतलब फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर आई का वैल्यू 2 लीजिए, फिर ये आ जाएगा, फिर प्लस लगाइए, फिर आई का वैल्यू 3 लीजिए, ये माने अगला टर्म जो है आ जाएगा। तो कहने का मतलब है उतना बड़का जो लंबा चेन बनाते हैं, उस चेन को शॉर्ट में लिखने का ये प्रक्रिया है। तो इतना तक आप लिख दो, ये सुपरपोजिशन का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म जो है दर्शा देगा। समझ गए बात को? तो इसको बोलते हैं आवेशों का अध्यारोपण। और ध्यान रहे, ये जो बात आपको अभी हम बोर्ड पर समझाए हैं, ये 2 नंबर में जब आपको पूछेगा तो केवल परिभाषा लिख करके मत निकल जाना। परिभाषा लिखने के साथ साथ ये मैथमेटिकल जो हम बताए हैं आपको कुछ बातें, ये आपको लिखना पड़ेगा, तब 2 नंबर देगा। ये नहीं कि केवल ये लिखे काम खत्म हो गया, वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो ये बातें आपको लिखने आना चाहिए। और हमने इसको बहुत सिंपल तरीका से बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बात? तो पहले सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को बढ़िया से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट पहले आप इसका एक ले लो, ठीक ना। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा वीडियो का साइज भी जो है बड़ा करने का प्रयास करेंगे, अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा करने का अब जो है प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली जारी रखिए, ठीक। चलिए, तो आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। इसको आपने नोट कर लिया है। चलिए पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, पहले एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहे हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है ना। अच्छा, ये हम त्रिभुज क्यों बना रहे हैं? देखो, 2 चार्जों के बीच लगने वाला जो बल है ना, वो बल निकालने का पूरा प्रोसेस हम तुमको बता रखे हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम तुम्हारे सामने रख रखे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स का जानकारी तुमको अच्छा से है, लेकिन अब हमें पता करना है कि 2 से अधिक अगर चार्ज शामिल हो फोर्स लगाने में, तो उस केस में क्या होगा। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल तो जानते हैं, लेकिन अगर एक आवेश पर 1 से अधिक अगर चार्ज फोर्स लगाएगा तो क्या होगा। तो उस समय में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाएंगे। लेकिन सुपरपोजिशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे पूछता है, 3 चार्ज, 4, 5, इससे ज्यादा का नहीं पूछता है। वैसे एक्स्ट्रा और भी अगर चार्ज दे दे तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है, हर जगह पे ये लागू होगा। लेकिन माने 3 और 4 पर जो है बिहार बोर्ड भी कई बार पूछ चुका है, सीबीएसई बोर्ड भी पूछ चुका है, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से जो आप समझे हो उसके कॉन्सेप्ट पर बेसिस जो क्वेश्चन है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इसको आप देखिए, ढंग से देखिए, सीखिए इसको बनाना, क्योंकि माने जरूरी नहीं है कि एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाएगा।
समझे कि नहीं? वो बिहार बोर्ड रिपीट करके पूछे ये आवश्यक नहीं है, उसमें चेंज कर दे, कुछ बदलाव कर दे, तो प्रोसेस अगर पता होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक बात। चलिए आइए इधर देखते हैं। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है और लेट अस सपोज ये जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु का मतलब सभी भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए बात को? अगर मान लो ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगा, ये भुजा भी ए होगा। ठीक ना? तो कहा यह है कि इसके प्रत्येक वर्टेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्टेक्स को शीर्ष बोलते हैं, तो प्रत्येक इसके शीर्ष पर क्यू चार्ज हमने रख दिया है, क्यू चार्ज हमने रख दिया है। मान लो इसके प्रत्येक शीर्ष पर हमने क्यू चार्ज रख दिया है। ठीक है, और इसका नाम दे रखा है ए बी सी, ऐसा दे दिया। और हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। ठीक ना? तो सी पर स्थित जो आवेश है उस आवेश पर कुल बल कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक ना? सी बिंदु पर आवेश, सी बिंदु पर आवेश पर कुल बल, सी बिंदु पर आवेश पर कुल बल ज्ञात करें, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ लो, इसमें बोला यही है कि सी पर जो चार्ज है ना, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा ये हमको निकाल के बता दो, सीधा सा प्रश्न है। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने के लिए आपको करना ये होगा, पहले तो हम ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक ना? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से आपको दिखेगा। चलिए, दिख रहा है? चलो ठीक, तो हम लोग इसको जो है, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए, ये प्रश्न को हल कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि हम जो ट्रायंगल बना रखे हैं उस ट्रायंगल पर ही फोर्स का डायरेक्शन के साथ जो है पहले रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। देखो, यहां जो चार्ज था, ए पॉइंट पर जो चार्ज था ये क्यू था और सब पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर भी चार्ज जो था वो क्यू था, यहां पर जो चार्ज है ये भी प्लस क्यू है। तो सीधी सी बात है, ए वाला जो होगा ना, ए वाला जो चार्ज होगा, ये चार्ज यहां पे बैठा हुआ जो चार्ज प्लस क्यू था, इस चार्ज को धक्का देके इधर भागाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लगेगा, इसी लाइन के ऊपर ये नीचे की ओर भागाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका नाम हम लोगों ने रखा है सी। तो यहां पर फोर्स लगेगा ए और सी के बीच में। समझ गए बात को? ए और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन आपको मिल गया, क्या? यही होगा डायरेक्शन। वैल्यू क्या होगा अभी निकालेंगे कूलम फोर्स फार्मूला से। अच्छा, अब बी जो है ये भी तो सी पर बल लगाएगा। अब केवल यही ए नहीं लगाएगा, बल्कि बी का जो चार्ज है ये भी लगाएगा। तो बी का जो चार्ज है ये इस पर लगाएगा, तो ये इसी डायरेक्शन में इसको इधर भगाएगा, सेम लाइन पर। हम लोग जानते हैं कूलम फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक ना? इसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है केंद्रीय बल, जो केंद्र से केंद्र काम करे चार्ज। ठीक ना? केंद्र से केंद्र बल लगे। तो बेसिकली ये जो केंद्रीय बल है ये इसी के ऊपर में बाहर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपल्सन फोर्स लगाता है। तो ये जो बल लगा किसके किसके बीच लगेगा, बी और सी के बीच में। समझ गए बात को? तो दो फोर्स लगा सी वाले पॉइंट पर रखे चार्ज पर, तो नेट फोर्स जो होगा वो इसके बीचों बीच निकलेगा, क्या? और हमको यही नेट फोर्स तो कहा है निकाल के बताइए। ये जो नेट फोर्स है यही तो बोला है निकाल के बताइए हमें, समझे? तो उसको निकालने के लिए आपको वेक्टर का लॉ लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वेक्टर का जो लॉ लगाओगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, माने वेक्टर का जो नियम लगाते हैं, तो नेट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला जो एक फोर्स है, किसी को भी एक मान लेते हैं ए सी को फर्स्ट में रख लेते हैं। दूसरा जो फोर्स आएगा बी सी, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए सी, और दूसरा फोर्स है एफ बी सी और इंटू कॉस थीटा। ये लगाओगे तब जाकर के नेट बल निकलेगा।
लेकिन इसको लगाने के लिए पहले तो दोनों फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स तो निकल जाएगा, बड़ा सिंपल। इसको हम तत्काल में इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फोर्स निकालना कोई भारी बात नहीं है, सीधे यहां पे लगाओ फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कूलम के नियम के अनुसार से या कूलम के नियम से अगर देखोगे तो फोर्स सबसे पहले हमको ए और सी के बीच में निकालना है, यानी एफ ए सी के बीच में अगर लगाओगे तो ए और सी के बीच में जो बल लगेगा वो इजी वे में निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? तो दोनों के बीच का जो है, पहले तो के Q1 Q2, तो दोनों के बीच का चार्ज क्या है? ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q गुने Q, Q स्क्वायर सही लिखे हैं क्या? अच्छा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका भुजा जो है ए ही होगा। तो यहाँ पे लगा लो ए का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। फिर यही कूलम्स का लॉ लगा करके बी और सी का वैल्यू निकाल लो, के Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 Q2, ये Q है, ये भी Q है, तो दोनों मिला के क्या होगा? Q स्क्वायर, और बट्टा दोनों के बीच का दूरी क्या है? ए, तो ये भी हो जाएगा ए का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। देखो, दो फोर्स चाहिए था, दोनों फोर्स मिल गया हमें, ये कूलम के नियम से इजी वे में हम निकाल सकते हैं, समझ गए बात को। लेकिन फिर हमको एंगल भी तो चाहिए, बिना एंगल का ये तो सॉल्व होगा ही नहीं। पहला जो समीकरण है ये सॉल्व कब होगा? जब हमको कॉस थीटा दिया रहे। तो कॉस थीटा कहां से लाओगे? इजी है। देखो, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। ये बात दिया नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटा छोटा बात जो है ये आपको कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में मेंशन करे ये जरूरी नहीं है। हालांकि कभी क्या मैंने मेंशन जनरली नहीं करता है, समझ गए बात को, तो ये मेंशन नहीं करेगा। तो ये 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 होगा। आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर होता है। इसीलिए हमारा जो कॉस थीटा है उसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा? 60। तो थीटा भी मिल गया, दोनों फोर्स भी मिल गया। क्या इन दोनों वैल्यू को उठा करके फर्स्ट समीकरण पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और रख करके सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा नेट वैल्यू होगा। आइए देखते हैं हमारा नेट वैल्यू जो है वो कितना आता है। हम डायरेक्ट चलते हैं अगले स्लाइड पर, और अगला जो हमारा स्लाइड होगा उसी स्लाइड पर आपको हम यहां पर बता रहे हैं। देखो, फ्रॉम, सीधे तौर पे यहां लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों समीकरणों को एक साथ कंबाइन करते हैं। देखो, नेट वैल्यू बराबर, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें पहले AC का मान रखना था, और AC का मान क्या रखे थे? तो KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का स्क्वायर था। फिर दूसरा का भी वैल्यू यही आया था, KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बात? फिर आगे बढ़ जाओ, फिर 2 इंटू अगला भी टर्म यहां पर से यही उठा करके रख दो, KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, सही है। लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं देना, नहीं था। फिर अगला टर्म लिखोगे KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, दूसरा का भी वैल्यू यही था। और उसके बाद था कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 60 डिग्री। क्या इतना तक समझ में आया? ये सब डाटा हम पिछले स्लाइड से उठा के रखे हैं, ठीक है ना, इतना जल्दी इसको भूलना नहीं है। पिछले स्लाइड में हम यही डाटा रखे हुए थे। थोड़ा सा आप जो है ना ब्रेन को जो है एकदम स्ट्रांग बना करके रखो, वो चीजें जो है पिछला याद रहना चाहिए। क्या ये बात यहाँ पे रखा जाएगा? ठीक है ना, तो रख दो इसको। अच्छा, अब सॉल्व करने की बारी है। तो सॉल्व करने के क्रम में क्या करना है? बेसिक ध्यान देना है। बेसिक क्या ध्यान देना है इसमें? देखो, पहली बात, पहले तो एक काम करो, मैंने जो कुछ वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं, बाद में कॉमन करेंगे। KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, फिर इसका भी वैल्यू वही है, KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2, इसका देख लो एक टर्म जैसा है वैसा ही टर्म दूसरा है, इसका मतलब इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, दोनों मिल करके फिर ये भी क्या होगा? KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। दो बार जो लिखा हुआ है एक ही जैसा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर। अच्छा, cos 60, तो cos 60 का मान आप कितना रखोगे? देखो, हम लोग cos 60 का मान यहां पर उठा करके रखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा? 1/2, ठीक ना। तो यहाँ पे 1/2 आप उठा के रख दो, सिंपल। तो ये 1/2 इस 2 को काट देगा। अब गौर करो, तो यहां तीनों में देख लो, तीनों क्या एक जैसा दिख रहा है आपको? तीनों एक जैसा है, क्योंकि 2 और 2 खत्म हो गया। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तीनों एक जैसा दिख रहा है।
जैसे अगर यहाँ पे ये पूरा x होता, ये भी x होता, ये भी x होता, या ये एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब √3x²। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नेट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, और जो वैल्यू है उसको एक साथ कर लो, KQ² / A², इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? पहले आप सभी लोग ध्यान से गौर से इस बात को समझ लो। ये जो लिखा हुआ है इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सेम चीज है, तीनों को जोड़ दिए तो 3 इंटू इतना, ठीक है। अब रूट के अंदर से बाहर वही आता है जिसके ऊपर में टोटल का स्क्वायर होगा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म स्क्वायर खत्म होते हुए भी रूट से बाहर, माने स्क्वायर को खत्म करते हुए रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन 3 अकेला बेचारा फंस जाएगा। तो यहां से हमारे पास एफ नेट वैल्यू जो आएगा ये आएगा √3, और ये पूरा टर्म बाहर, तो बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, KQ² / A², और ये जो आया यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हो? देख लो, इसका स्क्रीनशॉट और वगैरह जो भी लेना है वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप। पहले आप पूरा चीज को वापस एक बार देख लो। हमारा फोर्स का हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, नेट फोर्स निकालना था। कहाँ निकालना था? तो सी पॉइंट पर, ठीक। सी पॉइंट पर रखा हुआ जो चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला टोटल बल क्या हो, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। तो ये हमें निकालना है। अच्छा, लेकिन इस पर बल लगा कौन रहा है? तो ये दोनों चार्ज, ये दोनों इस पर फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्स लगाएगा तो फोर्स का कोई डायरेक्शन होगा। ये धक्का मारेगा इधर भागेगा इधर, ये धक्का मारेगा उधर भागेगा उधर, तो 2 फोर्स आया। ये दोनों फोर्स निकाल सकते हैं कूलम फार्मूला से। कैसे? तो उसका फार्मूला होता है KQ1Q2 / R²। तो अगर इसका निकालोगे तो इसका Q हो गया, दोनों के बीच का दूरी A² हो गया। समझ में आया बात? तो KQ² / A² इसका फोर्स एक आ गया। अच्छा, अगला जाओ यहाँ पे, यहाँ देखो तो इन दोनों के बीच का भी फोर्स लगाओगे तो वही चीज, वही सेम, सारा कुछ सेम होगा, केवल डायरेक्शन अलग हो गया। तो Q² आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस A² आ गया, और K तो कांस्टेंट है वो रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। कैसे आया? तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें 60 डिग्री होता है, तो इसके अनुसार से ये 60 ये भी 60, और यही वैल्यू को वहां पे रख के जब हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आया। तो पहला ये है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, ये जो है इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लो, ठीक ना। उसके बाद अगला जो है इसका स्क्रीनशॉट लो, यहां फाइनल पे आ जाओ, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। तो कुल मिलाकर के पहला प्रश्न का जवाब ये होगा। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित क्वेश्चन, ठीक ना, और इसको हमारे ख्याल से जो है बिहार बोर्ड भी पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन क्या था पहले देख लो। देखो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग, जिसके सभी भुजा बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, स्क्वायर है तो भुजा बराबर ही होंगे। ए है, वैल्यू भी दे सकता है, ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ए लेकर के, ए तो हम लेकर के बना रहे हैं, लेकिन वैल्यू भी दे सकता है। अच्छा, इसके भी सभी वर्टेक्स पर अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं, सभी वर्टेक्स पर। इसका जो वर्टेक्स है पहला जो है, इसका वर्टेक्स देख लो, इस पर चार्ज दे रखा है Q, ठीक, इस पर भी चार्ज दे रखा है Q, इस पर भी चार्ज दे रखा है Q, और इस पर भी चार्ज दे रखा है Q। नाम भी डाल दो A B C D, ठीक है, ये 4 है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या? क्वेश्चन ये है, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, सी पॉइंट पर कुल बल क्या होगा, क्योंकि सी पर भी चार्ज है, ठीक ना। तो सीधे तौर पे यहां पे लिखते हैं सी पर कुल बल ज्ञात करें, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको
वही सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, यानी वेक्टर के नियम से ही ये भी हल होगा। ठीक, तो आइए इसको भी हल करते हैं, हम लोग सब मिलके हल करते हैं। अगर आप इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके बनाइए। बनाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से आप मैच करवाइए और देखिए आपका सही है या गलत है। ठीक, अगर सही है या गलत है तो उसको आप कमेंट करके निश्चित तौर पे बताइए। चलिए आइए हमारे प्रोसेस पे आइए। देखो ये भी जो फोर्स लगाएगा तो इसका भी डायरेक्शन होगा, लेकिन इस बार जो फोर्स लगेगा एक चार्ज के ऊपर में तीन तीन चार्ज मिलकर के फोर्स लगाएगा। पहले क्या था, एक चार्ज के ऊपर में दो चार्ज फोर्स लगा रहा था, तो इसका मतलब एक बार में दो फोर्स आया था, तो वहां पर तो वेक्टर का जो एडिशन का फॉर्मूला था डायरेक्ट अप्लाई हुआ। यहां क्या करेंगे तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। देखो पहली बात स्क्वायर फिर से बना लो, बना लेते हैं स्क्वायर। अच्छा, हालांकि स्क्वायर नहीं, ये बन गया आयत। चलो ये स्क्वायर मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। चलो देखो यहां पर जो चार्ज है ये क्यू है, ये बी है, यहां भी क्यू है, ये पॉइंट आपका सी है, हालांकि यहां पर भी चार्ज क्यू है। ठीक है, थोड़ा सा जगह रख लेते हैं, और ये डी है, यहां भी चार्ज क्यू है। देखिए पहली बात, ये जो डी है ये सी को इधर की ओर भगाएगा। ठीक, डी जो है वो सी को इधर की ओर भगाएगा, यानी डी और सी के बीच का जो बल होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, इस लाइन के अलोंग होगा। समझ गए बात। अच्छा, बी जो है इसको भी भगाएगा और ये भी इसी लाइन के ऊपर सीधा नीचे की ओर फेंकेगा, सीधा नीचे की ओर भगाएगा, इसका मतलब बी और सी के बीच जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा। ठीक, अच्छा ई जो ए है ये तो कोना कोना है, इसका मतलब ये जो भी फोर्स लगाएगा ये कोना पर ही लगाएगा, ये इसको इधर की ओर भगाएगा, यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेगा ए सी के बीच फोर्स लगेगा। क्या ये बात समझ में आया, ए और सी के बीच। तो कुल मिलाकर के ये जो चार्ज सी है इसके ऊपर में अब दो नहीं बल्कि तीन तीन फोर्स लग रहा है, और जब तीन तीन फोर्स लग रहा है तो इन तीनों फोर्स को कंबाइन करने का भी कुछ हमारे पास टेक्निक है। क्या टेक्निक है तो देखो, पहला काम आप ये करना, ये दोनों फोर्स को वेक्टर का जो लॉ था उसके अनुसार से जोड़ दो। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है। समझ गए बात को, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी पर आएगा, इसी पर आएगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, रेस्ट कर दिया REST शॉर्ट में लिख लो। तो ये जो रिजल्टेंट आया है DC वाले फोर्स और BC वाले फोर्स इन दोनों के बीच आएगा इसी लाइन पर। अच्छा, इन दोनों का तो खैर वेक्टर के नियम से निकाल लोगे, और जो वैल्यू आएगा यानी इसका जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्ट जोड़ देंगे, जो आया सो आंसर, सिंपल। ठीक है, तो क्या करें अब, पहली बात ये फोर्स और ये DC AC और BC इन तमाम फोर्सेस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वेक्टर लॉ लगाते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करोगे, फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से। ठीक है, तो कूलम के नियम से पहले निकाल लेते हैं DC निकालोगे के, डायरेक्ट निकालते हैं, तो पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q गुने Q स्क्वायर बट्टा दोनों आवेशों के बीच का दूरी क्या होगा A, वैसे स्क्वायर है तो सबका जो दूरी होगा वो A ही रहेगा, इसको बोल दो A स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बात। यहां से आप इसको चाहे तो इक्वेशन 1 बता दें, फिर यही फॉर्मूला लगा करके B और C के बीच का फोर्स निकाल दें। K तो कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा, हट नहीं सकता है, तो यहां से B और C इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा तो उसमें आपको चाहिए चार्ज Q1 ये Q2 ये Q दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर Q स्क्वायर और बट्टा A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं A और C के बीच में। ठीक है, फिर से K तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, A और C के बीच में देखो, ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये भी चार्ज Q गुने Q का स्क्वायर। लेकिन अब
हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √2 इंटू ए। क्यों, तुम लोग पढ़ा होगा कि जो वर्ग होता है ना, जो वर्ग होता है उस वर्ग का जो विकर्ण है डायगोनल, वो डायगोनल का यही फॉर्मूला होता है। अब वैसे अगर नहीं भी फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान के इसको बना दो तो ये विकर्ण का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। यानी इसका वैल्यू यहां से लेकर के ए और सी के बीच का दूरी ये आएगा। तो अब डिस्टेंस ए स्क्वायर नहीं होगा बल्कि √2 इंटू ए इसका होल स्क्वायर। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो FAC इसका वैल्यू आएगा क्या, KQ² बट्टा 2A²। ठीक है, √2 का 2 होगा और A² का A² होगा। तो ये हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया बात? चलो जी आगे बढ़े। देखो अगला पॉइंट ये है कि हमें तो निकालना नेट फोर्स है। नेट फोर्स बोले तो सी पर लगने वाला बल, और सी पर लगने वाला नेट फोर्स तब निकलेगा जब रिजल्टेंट फोर्स और AC ये निकल जाए। क्योंकि ये दोनों निकल गया तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ करके जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। थोड़ा सा इसको देख लें पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो तो पहले तो क्या करो, रिजल्टेंट निकालो, फिर AC का वैल्यू जो इसमें आया है उसके साथ रिजल्टेंट के साथ जोड़ दो। तब पहले इन दोनों को करना होगा कंबाइन। किसके अनुसार, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा वेक्टर के नियम के अनुसार। तो हम यहां पर लिखेंगे रिजल्टेंट बिटवीन FDC एंड FBC। FBC और FDC के बीच का परिणामी, ठीक है, FDC एंड FBC के बीच का परिणामी, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमें पहले चाहिए, तभी जाकर के कहानी आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो पहले तो हमको चाहिए रिजल्टेंट, यानी वही रेस्ट। शॉर्ट में ऐसे लिख दिए, वैसे रेस्ट लिखने का कोई प्रक्रिया नहीं है, माने केवल अलग उसको करने के लिए हम ऐसा किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये निकालने के लिए तुमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या चीज का, वेक्टर का। वेक्टर का क्या लगेगा, तो इन दोनों का पहले स्क्वायर करो, FDC का स्क्वायर फिर FBC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू FDC इंटू FBC इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कहां से, थीटा का मान 90 डिग्री, ठीक है। और DC BC का वैल्यू है, DC BC दोनों का वैल्यू है, उठा के रख दो, जो आएगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन। रखते हैं। देखो तो हम यहां से F रिजल्टेंट रेस्ट पूरा लिख लो, रिजल्टेंट ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो इसका पहला का वैल्यू क्या था, KQ² बट्टा A², इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा KQ² बट्टा A², इसका भी होल स्क्वायर, प्लस फिर दूसरा में वही चीज लिखोगे 2 इंटू KQ² बट्टा A², लेकिन इस बार होल स्क्वायर नहीं, क्योंकि दूसरा वैल्यू डालना होगा अब, KQ² बट्टा A², मतलब इस पर स्क्वायर नहीं था, और साथ में एक थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां पर कितना, 90। अच्छा 90 जैसे ही लोगे ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0, वो पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त। तो जब ये पूरा हो गया समाप्त, तो रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, अगर आप गौर करेंगे तो ई खत्म हो गया, ये और ये एक जैसा है, इसका मतलब 2 इंटू KQ² बट्टा A², इसका होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई टर्म स्क्वायर में हो तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाता है, और 2 जो है वो बच जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू आया है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू
रूट अंडर 2k² बट्टा a², यही आएगा क्या, तो ई आ गया एक वैल्यू। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमसे बोला है नेट वैल्यू बताइए। देखो एक चीज ध्यान रखना, रिजल्टेंट इन दोनों का आया, AC का वैल्यू हमें पता है। अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों AC और रिजल्टेंट इन दोनों को जोड़ दें तो C पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो निकल जाएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू आप एक बार ढंग से देख लो फिर से, क्योंकि दूसरे स्लाइड पर इसको ले जाएंगे, KQ² बट्टा 2 और A², ऐसा होगा। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम यहां से लिखेंगे अब नेट फॉर एफ नेट, एफ नेट के लिए, नेट फोर्स के लिए। तो नेट फोर्स निकालने का मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर के नियम से भी जोड़ोगे तो भी और ऐसे जोड़ो फिर भी तुम्हारा सॉल्यूशन सेम आने वाला है। तो सीधे एक ही लाइन पर है तो क्या डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम। रिजल्टेंट फोर्स के साथ आप AC वाला पार्ट को जोड़ दो, AC का जो वैल्यू आया था उसको रिजल्टेंट के साथ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर एक फोर्स इधर है दूसरा भी इधर है, इसका मतलब नेट फोर्स का मतलब दोनों फोर्स को जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे और वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से वैल्यू उठाकर किस पर रख देंगे। देखिए तो इस पर इक्वेशन 3 से अगर वैल्यू उठा के रखोगे तो क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। तो हमारे पास पहले रिजल्टेंट का वैल्यू होना चाहिए जो कि है, यहां से उठा के रख देते हैं, रूट अंडर 2k² बट्टा A², सही बात है। चलिए आगे आपका जो वैल्यू है वो था KQ² बट्टा 2A², यही था। जो कॉमन होने वाला है कॉमन करो, बाकी जैसा है वैसा ही छोड़ दो, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा इसमें KQ² बट्टा A² कॉमन हो जाएगा, रूट अंडर 2 इसके अंदर रह गया, प्लस इसमें 1/2 रह जाएगा, और ये जो आया यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ये जो हमारे पास आया यही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर। लेकिन आपको थोड़ा सा हम जानकारी दे दें, बिहार बोर्ड एक क्वेश्चन इस पर पूछा है, लेकिन बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बिहार बोर्ड भी हमें लगता है मिस्टेक किया है, और क्या मिस्टेक किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए हमारे पास इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, वो स्लाइड को अभी फिर से बैक करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा। देखो क्वेश्चन सेम था, एक तो यहाँ पर वर्ग के जगह आयत बन जा रहा है बार बार, ठीक ना। मान लो ये इसके सभी वर्टेक्स पर फिर से चार्ज दिया, सभी वर्टेक्स पर फिर से चार्ज दिया। क्या दिया था, देखो इसका कहना था यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ भी कैपिटल Q चार्ज देते हैं, उल्टा भी हो सकता है, ठीक ना, हमें अगर ध्यान ना हो तो और दूसरा पर जो है ये Q वाला चार्ज था, ऐसा था, ठीक ना, ऐसा कुछ दे रखा था। सबका फिर से नाम दे दो ABCD, ऐसा दे रखा था, ठीक ना। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, क्वेश्चन क्या था आप समझ लो। इसमें क्वेश्चन ये था कि माने बिहार बोर्ड का कहना ये है कि यदि इफ नेट फोर्स ऑन C is 0, then value of Q divided by Q will be, मतलब इसका कहना है यदि C बिंदु पर कुल बल शून्य हो तो कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q का मान होगा, यानी दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मान होगा। ये हमारा प्रश्न है, पहले आप समझ लो। कहा यह है कि यदि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0, तो हमें बताइए कैपिटल Q बट्टा स्मॉल q का रेशियो कुछ ना कुछ होगा, और क्या होगा ये हमको निकाल के बताइए।
और निकाल के क्या बताइए, इसमें आपको इसने ऑप्शन भी दे रखा था। क्या ऑप्शन दे रखा था, वो भी ऑप्शन आपके सामने हम रख दे रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 2 इंटू रूट अंडर 2, ये था। दूसरा ऑप्शन ये है 1 डिवाइड बाई 2 रूट अंडर 2, ऐसा कुछ था। फिर तीसरा ऑप्शन जो है कुछ ऐसा दे रखा था 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 2 होगा। चौथा ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार से था। हो सकता है कि इसमें ऑप्शन में कुछ इधर उधर हो, लेकिन कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन उसने बना करके दिया था। प्रश्न यही था, हमारे ध्यान से प्रश्न जो था वो यही था। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या यहां पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है? क्योंकि अगर आपको यहां पर नेट फोर्स जीरो करना है तो पहली बात, थोड़ा सा हम इसका डायग्राम जो है सॉल्व करने वाले मोड पर आकर के यहां बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक बात बताइए, हमारे पास अगर ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, खाली बस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ऐसा है, ठीक ना। चलो यहां भी हम डाल देते, यहां पर है कैपिटल क्यू। तो एक बात बताओ, ये डी है ना, हाँ ठीक, डी सी, ये बी है और ये ए है। चलो देखो, और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो स्वाभाविक बात है सभी भुजा जो होंगे इसका भी क्या होगा, बराबर। ठीक, देखो इसका भी भुजा जो होगा एक ही बात, बराबर। देखो इसका कहना ये, माने जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्वेश्चन हमारे ख्याल से समझ गए हो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पर यानी सभी शीर्ष पर आवेश रखा हुआ है। अच्छा, आवेश रखा हुआ है तो इसमें से सी पॉइंट पर जो आवेश है इसके ऊपर नेट बल जीरो है, ये बात बोला है क्वेश्चन में, समझ गए बात को। तो हमसे पूछा यह है कि बताइए कैपिटल क्यू बट्टा स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, और वो 4 ऑप्शन दे दिया है। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें अगर हमको निकालना है, अगर हमको नेट फोर्स जीरो यहां पे करना है तो बिहार बोर्ड क्या गलती किया था वो बात आपको यहां पर हम समझा रहे हैं। देखो हुआ क्या कि अगर आप इसके द्वारा देखोगे इस पर बल लगेगा तो ये भगाएगा इधर, ठीक भगाएगा, 100% भगाएगा। इसका मतलब ये हुआ एफ डी सी इधर लगेगा, क्लियर पॉइंट। अच्छा, अगर इसको सॉरी ये वाला अगर इस पर बल लगाएगा तो ये भी क्या करेगा, इसको भगाएगा डाउनवर्ड। यहां से तुम्हारा जो है एफ बी सी भी इधर लगेगा, क्लियर। अच्छा, ये जो है इसको अगर आप देखोगे तो चूंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी इसको इधर भगाएगा, और यहीं पर गलती है। आप सोचिए कि इन दोनों का नेट फोर्स जो आएगा वो नेट फोर्स इधर आएगा, जिसको हम लोग नाम दिए थे रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो है उधर के डायरेक्शन में जाएगा, एफ रिजल्टेंट इन दोनों का। इसके द्वारा भी बल लगेगा उसी डायरेक्शन में, तो जब इसी डायरेक्शन में एक और बल लगा दोगे तो नेट फोर्स जीरो होने का संभावना है क्या? नेट फोर्स जीरो होने का संभावना तब होता है जब एक फोर्स इधर लगा है तो दूसरा फोर्स इसके अपोजिट लगे, तब ना संभावना भी बन सकता है कि अपोजिट लग रहा है तो ये दोनों का दोनों फोर्स जो है वो बराबर होकर के नेट वैल्यू को जीरो कर देगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन यहां जो चार्ज दे रखा है उस हिसाब से डायरेक्शन इधर तो होगा नहीं, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, बात समझे कि नहीं। उस हिसाब से ऐसे प्रश्न को तो बनाया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न को बनाया जा सकता है एक शर्त पर, जब आप इस चार्ज में थोड़ा बदलाव कर दें। क्या बदलाव करें? तो इसके आगे आप माइनस लगा दें, तो जैसे ही माइनस लगा दोगे यहां पे माइनस आ गया तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो एक फोर्स आपका इधर लगेगा, यानी ए सी के बीच का फोर्स इधर लगेगा। तो पहले फिर से दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इधर जाएगा। और रिजल्टेंट निकालने का तरीका अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम बताए हैं। फिर ऐसे तो जैसे निकाले तो वैसा ही निकाल दो, खाली डायरेक्शन माने डायरेक्शन जो अपोजिट होगा। फिर चूंकि नेट फोर्स इस पर जीरो है इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स और एसी आपस में बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो सॉल्व होकर के आपको कैपिटल क्यू बट्टा स्मॉल क्यू का रेशियो इन चारों में से कोई ना कोई मिल जाएगा, 100% मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है सही कर दिए हैं, इसको निगेटिव कर लेना यहां पर। और अब ये प्रश्न आपके पाले में है, आपको ये बनाना है, बना करके इसका ऑप्शन बताना है कौन सही है। हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक वगैरह हो, हमारे ख्याल से सही है ऑप्शन, गलती नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अगर ऑप्शन वाला वैल्यू नहीं आता है तो वो आंसर ही तुम डायरेक्ट नीचे लिख देना, हमारे ख्याल से आ जाएगा। अब जो हम मिला करके चेक कर लिए हैं ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो पहले बात, ये क्वेश्चन को पहला स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ये आपके लिए है, आपको ये बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अब
जो हम बताए थे उसका स्क्रीनशॉट लो। ये पहला जो था इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हमने आपको बताया था। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। हाँ, ये या जहां पर हम फाइनल सॉल्व किए थे इसका नेट वैल्यू का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो गया। चलिए, और ये क्वेश्चन, ये जो है आपका ये क्वेश्चन, इसका तो स्क्रीनशॉट आपके पास होगा ही पहले। तो ये क्वेश्चन इसको बनाना है और ये आपके लिए आज का वर्क है, आज का होमवर्क है, एक तरह से आपके लिए ये होमवर्क है। और इसको आपको सॉल्व करके इसका जो जवाब है, इसका जवाब आपको लिखना है किसमें, तो वो आप समझ रहे हो, कमेंट सेक्शन में आपको ये बातें जो है वो नोट डाउन कर देना है। ठीक है, तो ये कहानी है इसका। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने जो है आज जो बात किया है, तो बेसिक जानकारी जो आपको आज हमने दिया है, बेसिक जानकारी बोले तो ये अध्यारोपण, आवेशों के अध्यारोपण के बारे में, और आगे और भी हम चार्ज, चूंकि चार्ज जो है लगभग समाप्त होने वाला है, इस पर जो है अब ज्यादा कुछ बातें रहा नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा छोटा बातें हैं जो हमें इस पर करना है। ठीक ना, वो हम करेंगे और करते ही इसके बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। याद होगा हमने आवेश को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए इसको 4 भागों में, 4 टुकड़ा में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें पहला टुकड़ा क्या है, चार्ज, जो हम लोग कंटिन्यूअसली अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। पहली बात ये। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा आप लोग फिर से हेल्प करो, क्योंकि इसमें जो है जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, इस बात को लेकर के पहली बात तो आप पूरा का पूरा निश्चिंत हो जाओ कि हम ये जो कोर्स है जो आपके लिए हमने ये बनाना शुरू किया है, ये कोर्स कॉन्टिन्यूअसली आपका पूरे सालों भर चलेगा। यानी कि आपका पूरा बैच समाप्त होगा, यानी आपको जो है पूरा 12वीं पास करवाने तक आपके साथ हैं हम। ठीक ना, तो पहली बात तो ये है कि आपके लिए ये चीज को हम एक बार रिपीट कर दें। ऐसा ना समझिएगा कि ये जो है तब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं होगा, किसी भी शर्त पर बंद नहीं होगा, आपको वीडियो लगातार मिलेगा। बस हमारा थोड़ा सा आप जो है सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा सपोर्ट ये कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ इसको और ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पर जोड़िए। ठीक ना, और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस पर जोड़ते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन का संख्या और जो हमारा क्लास है इस क्लास को उसके बाद लाइव कर देंगे। लाइव करने से फायदा ये होगा कि आप लाइव क्लास में ही डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। समझ गए बात को? तो थोड़ा एक छोटा सा सपोर्ट आपसे हम मांग रहे हैं, ये सपोर्ट आप जरूर कीजिए हमें। अपने दोस्तों के साथ आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जो भी जहां भी सीख रहे हैं, वहां अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीट फ्री है। इस कोर्स में जो है किसी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह है नहीं, इसीलिए आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी दोस्त के साथ जो है, और वो भी इसका फायदा ले सकता है। तो हम इस बात का अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीद है कि आप हमें इस मामले में हेल्प करेंगे। और हमारा जो अगला क्लास है उस क्लास में हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज का भाग है इसको हम समाप्त करने वाले हैं। माने चार्ज जो आप पढ़िएगा वो चार्ज जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग इंटर कर जाएंगे। देखो, तो जितना बात आपको आज बताया है ना, इसको आप नहीं हो तो फिर रिवाइंड करके भी आप देख करके आप उसको सीख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बातें ऐसा है जो डाउट में आपको रह गया, तो आप उसको फिर से कमेंट में लिख सकते हो, और हम आपका कमेंट डेली पढ़ते हैं। हम उस कमेंट का निश्चित रूप से अगले जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में शामिल जरूर करेंगे। ठीक ना, तो इतना हेल्प आप जरूर कीजिए। चलिए, अब हम लोग जो है इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे फिर वापस हम मिलते हैं अगला जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो लेक्चर में। ठीक है।